Good morning to all of you. So this lecture is going to be all about the topic reforms in Indian banking system. जिसके अंदर as per your syllabus we need to talk about just few or just basically two committees, that is Narsimham 1 committee and Narsimham 2 committee. But since law is something which is not static, it is dynamic, and hence we also need to cover such revolutionary committees, such revolutionary recommendations which have been provided by any committee regarding the Indian banking system or Indian financial system, right? So we are going to cover these committees for that matter. इसमें से सबसे पहली कमेटी है आपकी नरसिम्हम कमेटी 1991, उसके बाद है आपकी आर.एच. खान कमेटी 1997, फिर है नरसिम्हम कमेटी 2 दैट इज़ 1998, फिर है रघुराम राजन कमेटी 2008, FSRC 2011, पीजे नायक कमेटी 2014, नचिकेता मोर कमेटी 2014, इंद्रधनुष फ्रेमवर्क 2015, खान कमेटी अगेन 2015, 4R framework 2016, East framework 2017, and also the Bimal Jalan committee 2019. So we are going to talk about these committees in brief and also by understanding the underlying concepts which have been provided as the recommendations by such committee members, right? So without much ado, let's start with this topic. If we talk about the Narsimham Committee 1, that is the first Narsimham Committee report 1991, it was basically established to promote the healthy development of the financial sector. इनके जो रिकमेंडेशन थे वो कुछ ऐसे थे कि इन्होंने सबसे पहले कहा कि देयर शुड बी अ 4 tier हायरार्की इन द बैंकिंग सिस्टम, यानी 3 से 4 बैंक जो हैं वो एकदम टॉप पोजीशन पे होने चाहिए, जिसमें इंक्लूडिंग SBI, फिर होना चाहिए रूरल बैंक, और फिर लास्टली आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड ऑन द टॉप यानी टॉप मोस्ट पोजिशन शुड बी हेल्ड बाय अ सेंट्रल बैंक, जो इंडिया के केस में RBI है, राइट? तो ये 4 tier हायरार्की इन्होंने प्रपोज करी. इसके बाद इन्होंने बोला कि जो सुपरविजन का काम है इट कैन बी असाइंड टू एनी क्वाज़ी ऑटोनोमस बॉडी स्पॉन्सर्ड बाय RBI, यानी RBI खुद सुपरविजन ना करके क्या करने वाला है, RBI को क्या करना चाहिए, क्वाज़ी ऑटोनोमस बॉडी बना देनी चाहिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वाज़ी ऑटोनोमस? कि ऑटोनॉमी हो इन देयर पर्सपेक्टिव ऑफ सुपरविजन, लेकिन उनका जो टास्क है इट शुड ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू द इंटरवेंशन बाय द RBI, राइट? इसके अलावा इन्होंने बोला कि SLR और CRR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, इनमें रिडक्शन ज़रूर होना चाहिए. फिर उन्होंने बात की कि हमें 8% का CAR दैट इज़ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसे हम CRAR भी कहते हैं, इसे हमें अचीव करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस हमें ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी को अबॉलिश करना है. And also we need to do what? We need to properly classify the assets and also full disclosure of accounts of banks and financial institutions. And lastly, we also need to talk about the asset reconstruction fund, और इसके रिगार्डिंग कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज या स्टार्ट कर देने चाहिए. अगर हम बात करें SLR और CRR को रिड्यूस करने की, तो इसके पीछे की रीजनिंग या रैशनल क्या हो सकता है कि अगर हम SLR और CRR हाई रखते हैं तो इट वुड रिड्यूस द प्रॉफिट्स ऑफ द बैंक, राइट? तो फॉर दैट रीज़न व्हाट वी नीड टू डू कि हमें इसका रेशियो जो है डिक्रीज करना चाहिए. एंड करेंटली वी आर हैविंग एज ऑफ August 5, 2022 we had 18% of SLR and 4.5% of CRR. Now if we talk about prudential norms, तो ये भी स्टार्ट किया जाना चाहिए, स्टार्ट किया गया RBI के द्वारा टू इम्पार्ट प्रोफेशनलिज्म इन कमर्शियल बैंक्स. इसका पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? इज टू रिफ्लेक्ट द एक्यूरेट एंड द ट्रू पिक्चर और द करेक्ट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अपार्ट फ्रॉम इट इन्होंने CAR को रिड्यूस करने की बात की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की. इसका मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ बैंक्स अवेलेबल कैपिटल, ये करेंटली 9% के है. तो it can be expressed as a percentage of a bank's risk weighted credit. ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इसका कि हाउ मच कैपिटल अ बैंक हैज़ करेंटली, अवेलेबिलिटी कितनी है कैश की, या कितना अवेलेबल है कैपिटल करेंटली बैंक के पास, ये पता लगाना इसका ऑब्जेक्टिव है.
and it was introduced to establish that banks have enough capital on reserve to handle any certain amount of losses or any kind of financial exigencies. फिर इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स के डीरेगुलेशन की भी बात की थी. इन्होंने कहा कि इट शुड ऑलवेज बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट फोर्सेस. अपार्ट फ्रॉम इट दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रिकवरी ऑफ डेट्स, जिसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश करना चाहिए. लोकल एरिया बैंक्स के बारे में इन्होंने प्रपोज किया. फिर 1996 में आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की लोकल एरिया बैंक्स को इस्टेब्लिश करने या सेटअप करने के लिए, ताकि हम रूरल सेविंग्स को भी मोबिलाइज कर सकें. इसके अलावा सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो बोर्ड्स बनाए गए फाइनेंशियल सुपरविजन के लिए, जिसको 1993 में एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया सुपरविजन का, एंड लेटर इट डेवलप्ड इनटू एन इंडिपेंडेंट यूनिट फॉर सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. फिर अपार्ट फ्रॉम इट इन्होंने कहा कि हमें नए प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ कॉम्पिटिटिवनेस को भी बरकरार रखना है. Also, it also talked about the access to the capital market. So these were certain recommendations which have been provided by the 1991 Narsimham Committee, and you need to accept this fact that n number of recommendations have actually executed, have been actually executed. Now let's talk about the Narsimham Committee 2 report. तो अगर हम नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट 2 की बात करें, जो कि 1998 के ईयर में आई, तो ये भी एक बैंकिंग सेक्टर कमेटी है. इसका काम था टू रिव्यू बैंकिंग रिफॉर्म प्रोग्रेस एंड डिज़ाइन अ प्रोग्राम फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया. अब इनके रिकमेंडेशंस क्या थे कि हमें बैंक्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मर्जर्स एंड अमैलगमेशंस. हमें नैरो बैंकिंग के ऊपर भी कुछ कंसिडर करना चाहिए, यानी कि वीक बैंक्स जो हैं उन्हें अलाउ करना चाहिए कि वो अपने फंड्स को प्लेस कर सके ओनली इन द शॉर्ट टर्म एंड रिस्क फ्री असेट्स. इसके अलावा CAR अचीव करना है 9% का. बैंक ओनरशिप के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस उन्होंने प्रोवाइड की. एंड ऑब्वियसली उन जो हमारे एग्जिस्टिंग बैंकिंग लॉज थे उनके रिव्यू के लिए भी रिकमेंड किया गया बाय द नरसिम्हम कमिटी 2. In addition to those recommendations, strengthening of bank, narrowing, review of banking laws, हमने कुछ और रिकमेंडेशंस देखे जो इन सम और द अदर मैनर पॉप आउट हुए नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट 2 के अंदर. जैसे कि कंप्यूटराइजेशन फास्टर हो जाना चाहिए, अब टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होना चाहिए, स्टाफ या पर्सनल को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म इनकॉर्पोरेट होना चाहिए बैंकिंग के अंदर, और बैंक रिक्रूटमेंट को भी रिव्यू करने की सख्त ज़रूरत है. Now let's talk about the FSLRC, that is 2011 के अंदर FSLRC इंट्रोड्यूस हुआ, that is Financial Sector Legislative Reforms Commission. It was headed by Justice B.N. Sri Krishna. It was made to review and restructure the legal and the regulatory framework of the financial sector. It aimed to consolidate and streamline the laws governing to the financial sector, plus the banking, insurance or securities, and also it talked about the pensions. Now if we talk about PG Nayak committee, it came in the year 2014. It was a committee to review the governance of the board of banks in India, जो कि सेटअप किए गए थे RBI के द्वारा जनवरी 2014 में. It was chaired by PJ Nayak, जो कि फॉर्मर CEO और चेयरमैन थे ऑफ एक्सिस बैंक. क्यों इस्टेब्लिश किया गया? क्योंकि जो PSBs थे उनके अंदर 51% स्टेक जो गवर्नमेंट का था, यानी मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स गवर्नमेंट के पास थे. तो गवर्नमेंट कैन वेरी वेल अपॉइंट इनएफिशिएंट पीपल टू द बोर्ड, जो कि ओवरऑल इनएफिशिएंसी या स्कैम के रीजंस हो सकते थे. एंड फॉर दीज रीजंस PJ नायक कमिटी हैज़ प्रपोज सर्टेन रिकमेंडेशंस. वो रिकमेंडेशंस क्या थे कि सबसे पहले तो हमें ये जो 51% की होल्डिंग है गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी रिक्वायरमेंट को रिमूव करना है. दूसरा, जो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी है इट नीड्स टू बी सेटअप और एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. जो PSBs हैं will become the subsidiaries of the bank investment company plus limited banks. Apart from it, बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनाने की बात हुई, जो कि एक टेम्परेरी बॉडी होगी, एंड it can advise on the appointment of officials. So these were certain recommendations which have been provided by the PJ Nayak committee, and the only purpose is to reduce the stake of the government holding in the banking companies. Then there came in the picture नचिकेता मोर कमेटी 2014 की. यहाँ पर जो RBI के बोर्ड मेंबर हैं, जो नचिकेता मोर हैं ये RBI के बोर्ड मेंबर थे. एंड दिस वाज basically a committee which it was a commission on comprehensive financial services for small businesses and low income households.
तो सितंबर 2013 से जनवरी 2014 के बीच में एग्जिस्ट की एंड इन्होंने कुछ चीज़ें रिकमेंड की जिसमें से सबसे पहली चीज़ थी यूनिवर्सल बैंक अकाउंट फॉर ऑल द इंडियंस अबव 18 ईयर्स ऑफ एज बाय जनवरी 1 2016 यानी 2016 से पहले हमें टारगेट अचीव करना है कि इंडिया में जितने भी अडल्ट हैं या 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, emphasized on the importance of आधार and it was basically the main force behind the process of increasing number of bank accounts। इसके अलावा PSL टारगेट को मॉडिफाई करना and now what is this PSL? This is priority sector lending। Now if we talk about इंद्रधनुष फ्रेमवर्क तो ये बेसिकली आया था एग्जिस्टेंस में टू प्रोवाइड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी एंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर द रिवाइटलाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। तो बेसिकली उनको रिवैम्प करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए यानी PSBs को रिवैम्प और स्ट्रेंथन करने के लिए आया। अब इसकी स्कीम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी? सबसे पहला तो रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स by the Bank Board Bureau, capitalization, de-stressing PSBs, empowerment, framework of accountability and also the governance reforms। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसके स्कीम के अंदर प्रोवाइड की गई थी। It was launched in the year 2015 by the Ministry of Finance to enhance competitiveness against the private sector banks by the public sector banks। Apart from it, it also provided for separation of executive and non-executive chairmen। It also talked about introduction of key performance indicators which will be helpful to take quick actions on fraud। नेक्स्ट कम्स इन द पिक्चर 4 Rs फ्रेमवर्क। ये बेसिकली इंद्रधनुष फ्रेमवर्क या इंद्रधनुष मिशन के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है जिसका मतलब है रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स। तो ये चारों चीज़ें अपनानी थी किनको? द पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फॉर द एंड ऑल्सो इट टॉक्ड अबाउट द क्लियर रिकॉग्निशंस ऑफ द NPAs। बेसिकली यहाँ NPA की ही बात हो रही है कि हमें सबसे पहले NPA को रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसे रिकैपिटलाइज करना है और हमें रिजॉल्व करना है। फाइनली वी नीड टू प्रोवाइड सर्टेन रिफॉर्मेटिव स्टेप्स इन रिगार्ड टू द NPAs and also to make more accountable and transparent banking system। It was basically introduced। Now if we talk about the next framework that is of ease framework, इसका मतलब है enhanced access and service excellence। यहाँ पर RRBs को leverage दी गई to expand their portfolio by adding new segments and improve profitability of RRBs। तो RRB now can lend towards education, housing, small businesses and to become more competitive and business friendly। It was launched in the year 2018 by the government plus and it also included in its ambit the PSBs। अब यहाँ पर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन प्लस बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ही बेसिकली इसको वर्कआउट किया था और इसके बारे में प्रपोजल्स दिए थे। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्टेजेस प्रोवाइड की गई हैं ईज फ्रेमवर्क की 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। तो ईज 1.0 मीन्स इम्प्रूवमेंट इन PSB, परफॉर्मेंस इन रेजोल्यूशन ऑफ NPAs एंड ट्रांसपेरेंटली। इफ वी टॉक अबाउट ईज 2.0, यहाँ पर 6 थीम्स दी गई। These 6 themes relates to responsible banking, customer responsiveness, credit offtake, PSBs यानी उनको उद्यमी मित्र बनाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस डिजिटलाइजेशन, ह्यूमन गवर्नेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कुछ 6 थीम्स थी जिनके ऊपर हमारे बैंकिंग सेक्टर को काम करने की सख्त ज़रूरत थी। ईज 3.0 टॉक्ड अबाउट एनहांस ease of banking using technology। 4.0 means enables bank to have customer centric digital transformation, example 24/7 banking, focus on northeast, etc। If we talk about ease 5.0, it talked about business growth, profitability, risk, customer service, operations and capability building। So these were certain frameworks which have been talking about the growth of PSBs or the RRBs for that matter, and all in all basically they aimed to enhance the competitive nature of the PSBs against the private sector banking। And lastly, the Bimal Jalan Committee, it was constituted to review the economic capital framework of RBI। It recommended transferring a portion of RBI's surplus reserves to the government। It also aimed
to balance between central bank's need for capital buffers plus government fiscal requirements. So these were certain recommendations provided by certain committees